बैलेंस ऑफ पेमेंट लगभग लगभग आपको 4 to 5 मार्क्स का आपको एग्जाम आपका कवर करवाएगा, ठीक है। 4 to 5 मार्क्स, इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसके अंदर, फटाफट से कंप्लीट भी हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। मेरे साथ ही क्या करो, समझो, यहीं पे लर्न करेंगे इसको पूरा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता था, क्या होता था बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद है लर्न है क्या होता था बैलेंस ऑफ पेमेंट? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल। हाँ, पेमेंट्स और रिसिप्ट हमारी क्या हो जाएगी, हाँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाएगा सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो पूरा फोकस करो, पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। एवरी गवर्नमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, जो कि किसके बीच में हुई है, इंडिया की हुई है किसी दूसरे कंट्रीज के साथ, इंडिया की हुई किसी यूएसए के साथ, ट्रांजेक्शन हुई रशिया के साथ। इसको कौन रिकॉर्ड करके चलता है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड करके चलेगी कि इंडिया की कितनी ट्रांजेक्शन हुई दूसरी कंट्रीज के साथ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना लेना है यहाँ पे, 1 ईयर। तो एक साल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कि 1 ईयर के अंदर जो ट्रांजेक्शन है कितनी कर रहा है इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ। दिस रिकॉर्ड इज टर्म्ड एज द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। कौन सी ट्रांजेक्शन्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बोले जिसका इंटेंशन है बिजनेस इंटेंशन। अब किसी फादर ने अपने बच्चे को, उसका यूएसए में रहता है, उसको अपने बेटे को क्या भेजा, पैसा भेजा, क्या उसको भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगी, नहीं। क्या यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, तो किन दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री मतलब इंडिया के लोगों के साथ, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया के बंदे ने बाकी के दूसरी कंट्री के लोगों के साथ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स करी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज हेयर 1 ईयर। यहाँ पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक साल। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है सर, ये है अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करेगी रिकॉर्ड किसका, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। सर अब ट्रांजेक्शन हुई है तो दो पार्टीज तो होगी ना, एक कौन की पार्टी है, इंडिया की पार्टी, बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री मतलब जो बंदा इंडिया में रहता है, और जो बंदा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी इंडिया के बाहर से कहीं से भी हो सकता है, रशिया से होगा, यूएसए से होगा, पेरिस से, कहीं से भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंडिया से नहीं होना चाहिए, दूसरी वाली पार्टी कहीं बाहर की, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि एक साल के अंदर। सिंपल डेफिनेशन है, लर्न होगी, हो जाएगी, लर्न करनी है बिकॉज आती है काफ़ी बार, 1 से 2 मार्क्स की ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, इजी। आगे अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे सर ये जो यहाँ पे लिखा है ना रेजिडेंट्स, तो यहाँ पे रेजिडेंट्स कौन है, यहाँ पे लिखा है ना ट्रांजेक्शन होगी बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, तो हु आर इंक्लूडेड इन रेजिडेंट्स। सर रेजिडेंट्स में कौन कौन आएगा, तो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, हम जैसे आप जैसे लोग इंडिविजुअल्स, ठीक है। कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह हो गई आपकी, और कौन हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज। हाउस एवर रेजिडेंट डू नॉट इंक्लूड, रेजिडेंट में कौन नहीं आएगा, डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं आएगा, ठीक है, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल नहीं आएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा, माइग्रेटरी वर्कर्स नहीं आएगा, ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज नहीं आएगा, इवन दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो कौन कौन नहीं आएगा, ध्यान से देखो, डिप्लोमेटिक स्टाफ। डिप्लोमेटिक स्टाफ कौन होता है, हुआ डिप्लोमेटिक स्टाफ, जो एम्बेसीज वगैरह के अंदर, जैसे मान लो इंडिया के अंदर है यूएसए की एम्बेसी, किसकी एम्बेसी, यूएसए की एम्बेसी। अपने यहाँ पे इंडिया गेट के पास बहुत सारी सारी कंट्रीज की, फ्रांस वगैरह, यूक्रेन वगैरह सबकी एम्बेसीज है यहाँ पर। अगर आप जाओगे पूरा एक रोड बना हुआ है एम्बेसी रोड, तो यहाँ पे अब उसके अंदर कौन स्टाफ काम कर रहा है भाई, यूएसए के अंदर यूएसए के डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, और यूक्रेन की बात करें वहाँ के डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, तो ये लोग हमारे इंडिया के नहीं माने जाएंगे, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ के माने जाएंगे, समझ रहे हो। तो जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो अपना इंडिया का नहीं माना रह रहा है, वो इंडिया के अंदर। ऐसा थोड़ी ना सर रात को फ्लाइट पकड़ के घर चले जाता है फिर सुबह आ जाते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, ऐसा नहीं रहता है। कहाँ पे, इंडिया, खाता किसका है, इंडिया का, पैसे कहाँ पे खर्च कर रहा है, इंडिया में, लेकिन फिर भी वो इंडिया का पर्सन नहीं है, ही इज़ द पर्सन जिस भी कंट्री का वो सिटीजन है, ठीक है। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल,
फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, इसमें क्या था, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल कौन होते हैं फॉरेन मिलिट्री पर्सनल? अब जैसे मान लो कि जैसे ओबामा वगैरह आया था इंडिया में, विजिट पर आया था, तो अकेला तो नहीं आया था, अपने साथ सारी मिलिट्रीज लाया था, तो 3-4 दिन के लिए पूरी मिलिट्रीज वगैरह उनके साथ थी। क्या मिलिट्री का हमेशा क्या रहता है, किसी दूसरी कंट्री में बेस कैंप वगैरह भी रह सकता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव की वजह से वो उन्होंने क्या कर रखा है, अपना छोटा सा एक कैंप लगा रखा है, वहाँ से वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है। अब वो जो मिलिट्री पर्सनल है, अब जैसे यूएसए की मिलिट्री मान लो इंडिया के अंदर कुछ वो कुछ उनको क्या बोलते हैं, टास्क वगैरह अचीव करने के लिए आई, कुछ उनका मिशन था, हाँ मिशन पर आई इंडिया के अंदर, तो क्या हम उनको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे? नहीं। वो खा रहे इंडिया के अंदर, रह रहे इंडिया के, लेकिन वो हमारे इंडिया के नहीं है, जिस भी कंट्री की वो मिलिट्री है उसी कंट्री की वो मानी जाएगी, उसी कंट्री के वो रेजिडेंट होते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, टूरिस्ट की। टूरिस्ट, इंडिया में आया कोई टूरिस्ट, वो हमारे इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए इंडिया में, ताजमहल देखने के लिए, रेड फोर्ट देखने के लिए, हवा महल देखने के लिए, तो वो इंडिया का रेजिडेंट है क्या? रहे 10-15 दिन पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो इंडिया का रेजिडेंट तो नहीं है। ठीक है। माइग्रेटरी वर्कर्स, वो आर माइग्रेटरी वर्कर्स, जो इंडिया में काम करने हैं, तो डेली आता होगा इंडिया, फिर डेली जाता होगा, काम तो डेली आना है ना, ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, ये क्या है, एक जगह इंडिया, एक जगह इंडिया, और 2 किलोमीटर क्रॉस करोगे नेपाल पहुंच जाओगे। अब वो इंडिया के बाहर आता है नेपाल, इंडिया में तो नहीं आता, इंटरनेशनल माना जाता है नेपाल। अभी जो बंदा जो है यहाँ पर रहता है एकदम बॉर्डर के पास, बॉर्डर ये क्रॉस कर देता है 2-3 किलोमीटर के, मतलब बहुत लोगों का बॉर्डर के पास ही तो घर होता है, दुकान है इसकी नेपाल में, तो बॉर्डर क्रॉस करता है, नेपाल में दुकान लगाता है, शाम को घर आ जाता है। दिस इज नोन एज माइग्रेटरी वर्कर्स। ये क्या है, माइग्रेटरी वर्कर्स। ठीक है। तो ट्रेड फेयर्स वगैरह, तो दूसरी स्टेट से लोग बाग आ जाते हैं ट्रेड फेयर्स लगाने के लिए, दूसरी कंट्री से आती है कंपनीज यहाँ पे इंडिया में ट्रेड फेयर लगाने के लिए, ऑटो एक्सपो वगैरह लगता है, तो दूसरी कंट्री से आ जाते हैं। तो ये जो माइग्रेटरी वर्कर्स है, ये भी हमारी कंट्री के क्या नहीं माने जाते, रेजिडेंट्स। ठीक है। अभी इसके अंदर थोड़ी सी और क्लैरिटी दूंगा आप लोगों को। एंड ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज, अब कोई फॉरेन कंपनी मान लो फेसबुक, उसकी एक ब्रांच है इंडिया के अंदर, तो वो क्या इंडिया की मानी जाएगी कि यूएसए की? यूएसए की। तो हमारी कंट्री की रेजिडेंट तो नहीं होगी, इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हालांकि वो इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया की बाउंड्री में काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्री बिलोंग्स टू यूएसए, पैदा कहाँ हुआ यूएसए में, तो यूएसए की मानी जाती है। फिर बात करते हैं किसकी, तो मैंने बताया कौन कौन आएगा रेजिडेंट्स के अंदर, कौन नहीं आएगा रेजिडेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या था, हमने रेजिडेंट क्लियर करा। सर ये जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वर्ड आया था, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? तो अभी हम डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं ना, पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं पूरा, कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, रेजिडेंट्स का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल, या फिर क्या ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, किसकी, गुड्स की, सर्विसेज की, मनी की, एसेट्स की। तो या तो आपने टाइटल ट्रांसफर करा या फिर ओनरशिप ट्रांसफर करी, किसकी, मनी की या फिर एसेट्स की। अब सर ओनरशिप तो मैं समझा, सर ये चीज़ पहले मेरी थी और अब आपने उसको खरीद लिया, तो वो चीज़ आपकी होगी, तो नाउ यू आर द ओनर। तो अब ये टाइटल, टाइटल का मतलब, सर आप मेरा नाम भी ले जाओगे। अब जैसे मान लो तुम कार शोरूम के ओनर हो, पहले तुम्हारे शोरूम में जो कार जो खड़ी हुई थी आप उसके ओनर थे, अब मैंने आपको पैसे दिए, वो कार मेरी हो गई, तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल? तो ऑन पेपर जो नेम जो था वो किसका था, आपका, अब वो नाम भी किसका ट्रांसफर हो गया, मेरा। ठीक है। ओनरशिप भी मेरी, गाड़ी का जो नेम का जो ओनर है वो भी कौन, मैं। ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई और टाइटल भी ट्रांसफर हो गया, किसका, गुड्स का, सर्विसेज का, मनी और एसेट्स। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हो किसके अंदर, ध्यान से देख लो, किसके अंदर बहुत सारी होती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। एक होते हैं विजिबल आइटम्स जो दिखती है, एक होती है इनविजिबल आइटम्स, मिस्टर इंडिया। एक होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब एक सिंगल वे ट्रांजेक्शन्स, और एक होती है कैपिटल ट्रांसफर्स। अब ये सब क्या होता है देखो ध्यान से, एक होती है इनविजिबल आइटम्स, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में इनविजिबल आइटम्स, these includes all types of physical goods which are exported and imported, they are called
विजिबल आइटम, जिसको आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, विजिबल आइटम, जिसको हम देख सकते हैं, गुड्स सर्विसेज। ठीक है, मान लो आपने कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर करा और उस सामान को आपने इंडिया के बाहर भेजा, और उस सामान को आप क्या है, फिजिकली उसकी कोई एग्जिस्टेंस है। एज दे आर गुड्स के अंदर, यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, गुड्स की बात कर रहे हैं ना, फिजिकल गुड्स। तो गुड्स आर विजिबल, देख सकते हैं। सब मैटर के बने होने चाहिए, किसी मटेरियल के बने होने चाहिए जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और उसको आप मेजर कर सकते हो। द मूवमेंट ऑफ सच आइटम इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय द कस्टम ऑफिसर। तो इनकी मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हो कि सामान कहाँ कहाँ तक पहुंचा, यू कैन ट्रैक द मूवमेंट। ठीक है, अपडेट पता चलता है। जैसे तुम लोग अमेजोन से सामान मंगवाते हो, गुड्स मंगवाते हो, सर्विसेज तो कभी नहीं मंगवाई ना, हमेशा गुड्स मंगवाते हो, तो वहाँ पे क्या आता है अपडेट, कि अब ये डिलीवरी हाउस यहाँ तक आ चुका है, यहाँ से वहाँ से शिप हो चुका है, यहाँ तक आ चुका है ना, आती है अपडेट्स आती है। तो ये किसकी हो सकती है, गुड्स की। अपडेट्स किसकी होगी, गुड्स की। आगे, इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू ऑल आइटम्स ऑफ सर्विसेज, लाइक यहाँ पे क्या आती है, सर्विसेज। इनविजिबल आइटम बोले तो सर्विसेज। आपने किसी से शिपिंग की सर्विसेज ली, बैंकिंग की सर्विसेज ली, इंश्योरेंस की सर्विसेज ली, विच आर गिवन एंड रिसीव, दीज आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स एज दे कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, टच एंड मेजर्ड। इनको आप नहीं देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इनविजिबल। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। जैसे मम्मी पापा ने आपको क्या दी, पॉकेट मनी, वन वे ट्रांसफर, उन्होंने बस आपको पैसे दिया, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा, दिस इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन वे ट्रांसफर। आपने किसी को गिफ्ट दिया, अपनी फ्रेंड को, ठीक है, अब आप बोलते हो सर हम तो पार्टी तो लेते ही है ना, गिफ्ट दे रहे हैं तो पार्टी, या फिर पहले हम पार्टी ले लेते हैं, फिर देखते हैं पार्टी अगर भारी थी तो गिफ्ट भी भारी देंगे, पार्टी हल्की थी तो गिफ्ट भी हल्के ही देंगे फिर से। ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या हो जाते हैं आपके, गिफ्ट्स। पर्सनल रेमिटेंसेस मतलब आपका कोई, किसी का बच्चा बाहर बाहर रहता था, रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर, तो आपने पर्सनली उसके लिए कुछ पैसे ट्रांसफर करे, उसको बोलते हैं पर्सनल ट्रांसफर्स। या मतलब समझ रहे हो ना, गिफ्ट्स वगैरह ट्रांसफर करा फॉरेन कंट्री के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। मनी ट्रांसफर कर सकते हो, गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं सर एक बंदा यहाँ पर रहता है शासनगर, हम पीतमपुरा भेज रहे हैं, उसको नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन, सिंस दिस ट्रांजेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट। अब यहाँ पे किसी का पैसा तुम्हें वापस तो नहीं करना और किसी को बदले में सर्विसेज भी नहीं देनी, दे आर नोन एज अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। इसको क्या बोला जाता है, और क्या बोला जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। क्या बोलते हैं, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेट टू द कैपिटल रिसिप्ट थ्रू बोरिंग्स। आपने बोरिंग्स करी तो आपके पास पैसा आया। अब इसको गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर के साथ कनेक्ट करो, करवाया था ना गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर, उसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता था, पैसा आ रहा है लेकिन कैसे, लोन्स के थ्रू पैसा आ रहा है, या कोई एसेट्स वगैरह बेच दी उससे पैसे आ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स थ्रू विच कैपिटल रीपेमेंट्स और परचेज ऑफ एसेट्स, कैपिटल पेमेंट्स थ्रू कैपिटल रीपेमेंट्स और परचेज ऑफ एसेट्स। अब एक बात बताओ ना, अगर आपने लोन लिया तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा। सर एसेट आ रही है लेकिन साथ साथ लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है, ऐसी रिसिप्ट्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। पैसा आ तो रहा है लेकिन कल को हमें वापस कर रहे हैं, ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। और सेल ऑफ एसेट्स, हमने एसेट्स को बेच दिया तो भी क्या आएगा, पैसे आएंगे, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर पैसे आ रहे हैं, अगर उससे लाइबिलिटी क्रिएट, पैसे आ रहे हैं, दोनों ही केस में पैसे आ रहे हैं, पैसे आने से लाइबिलिटी बढ़ी, मतलब मैंने किसी से पैसे बोरो करे लेकिन मेरे को कल को लौटाने तो है, पैसा तो आया लेकिन लाइबिलिटी भी बढ़ी, ऐसे पैसे आने को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। या फिर पैसा आया और हमारा एसेट कम हो गया, पैसा आया एसेट कम हुआ, मतलब मैंने अपना एक बिल्डिंग बेच दी, एक प्रॉपर्टी बेच दी, पैसे तो आए लेकिन एसेट खत्म हो गया, ऐसे पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। मतलब अदर देन बिजनेस पैसा आया ना, मैंने तुम्हें अकाउंट्स में पढ़ाया था, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, जो बिजनेस से पैसा आ रहा है। अब मेरे पास तुम लोगों से पैसा आ रहा है, क्या मेरी एसेट कम हो रही है, क्या मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही मेरी। मुझे कल को तुम्हें पैसे थोड़ी ना वापस करना है, हाँ मुझे तुम्हें क्लासेस देनी है, पैसे वापस नहीं करने, किसी से पैसे लिया और पैसे ही वापस करने, उसको बोलते हैं क्या, लाइबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट बोले तो सर पैसा तो आ रहा है लेकिन साथ साथ हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है और हमारी जो एसेट है वो कम हो रही है। सर कैपिटल पेमेंट्स का मतलब, अब सर हम पेमेंट कर रहे हैं थ्रू रीपेमेंट, अब जो लोन जो लिया है उसकी क्या करोगे, रीपेमेंट करोगे ना, पैसे दोगे तो पैसा क्या आएगा, जाएगा, तो कैपिटल की आप क्या कर रहे हो, पेमेंट्स। लोन जो लिया उसके आप क्या कर रहे हो, पेमेंट।
तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रीपेमेंट्स और परचेज ऑफ एसेट, जो एसेट बेची थी फिर दोबारा से खरीद ली तो पैसे तो जाएंगे अब इस केस के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट्स। ठीक है, क्लियर सबको। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या थी फटाफट से अगर हम देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, वो प्रोवाइड करेगी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, जो कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री हुई एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी के साथ हो सकती है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने पढ़ा रेजिडेंट ऑफ कंट्री कौन होते हैं कौन नहीं होते, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमने पढ़ ली। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी बात कर रहे हैं कि सर ये बना कैसे होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होती है, इसकी दो साइड्स होती है, अकाउंटिंग वाले बच्चों को इजी लगेगा, एक कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड होती है। तो बैलेंस शीट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या किससे बना होता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, जितना आपके बुक्स में डेबिट होगा उसके ही इक्वल अमाउंट का आपके बुक्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक आर टिपिकल बिजनेस अकाउंट, बीओपी अकाउंट हैज टू साइड, जैसे ही सारे अकाउंट्स हमारे बनते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, वैसे ही बीओपी की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड मतलब इनकम, पैसा आएगा, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या करते हैं बोलो, अकाउंट क्रेडिट बढ़ करते हैं। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगी, इनफ्लोज, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो जहाँ जहाँ से जो पैसे जो आ रहे हैं इनफ्लो, उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। और जो पैसे जा रहे हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और मैसेजेस चेक करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लोज। उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लोज। बस नोटिफिकेशन आनी चाहिए, फ़ोन तो हम देख ही लेंगे किसने हमें कोई मैसेज कर रखा है भूमि। डेबिट साइड बोले, ऑल आउटफ्लोज और यूजेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्रेडिट साइड पे क्या आएगी आपकी, इनकम, और डेबिट साइड पे आपकी क्या आएगी, एक्सपेंसेस। खत्म, आगे। बैलेंस्ड बीओपी का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड बीओपी का सीधा सा मतलब होगा, सर जितने पैसे आए उतने पैसे गए, इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो, जितने पैसे आए उतने पैसे गए। तो बीओपी इज बैलेंस व्हेन द रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना पैसा आया उतना पैसा ही गया, बैलेंस्ड। सरप्लस का मतलब क्या है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, तो मतलब इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो। बीओपी इज सरप्लस व्हेन द रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिसिप्ट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, जा कम रहा है। डेफिसिट बीओपी क्या है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, या फिर आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो। तो बीओपी इज डेफिसिट व्हेन द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेस, जो पैसा आ रहा है वो कम है, किससे, पेमेंट से। पैसा कम आ रहा है, पेमेंट ज़्यादा हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बीओपी। ठीक है, इजी। तो दो साइड है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे इनकम, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस, तीन तरीके का होता है, बैलेंस बीओपी, सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी। अब बात करते हैं किसकी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी क्या पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बीओटी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बीओटी। व्हाट इज बीओटी, बीओटी रेफर्स टू द डिफरेंस, द डिफरेंसेस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ ऑफ चार आइटम्स पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल, और कौन सी थी, कैपिटल। लेकिन जो बीओटी सिर्फ किसकी बात करता है, विजिबल आइटम, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, विजिबल आइटम्स बोले तो सिर्फ किसकी, गुड्स की बात कर रहा है। तो डिफरेंस है किसके बीच में, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट अच्छा होता है, इंपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम। तो फॉर्मूला भी अगर हम बोले तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन इम्पोर्ट्स। तो बीओटी इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम इनविजिबल आइटम्स की बात नहीं कर रहे, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की बात नहीं कर रहे, कैपिटल ट्रांसफर्स की बात, रिसिप्ट्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। तो याद रखना, विजिबल आइटम्स और गुड्स अगर तुमने लिखा, तुमने सिर्फ क्या लिख दिया, इट इज डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, 0 मार्क्स, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। डिफरेंस किसके बीच में, विजिबल गुड्स के बीच में। ओके, एक्सपोर्ट्स आर एंटर्ड ऑन द, एक्सपोर्ट से पैसा आएगा जाएगा, तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आएगा, कौन सी साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड के बीओपी पे क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट्स। वाइल इम्पोर्ट्स आर एंटर्ड एज द नेगेटिव आइटम, इम्पोर्ट किस में लिखोगे, नेगेटिव। कहीं से बाहर से मंगवा रहे हो, मिस्टर जॉन से आपने सामान मंगवाया, तो पेमेंट क्या करनी पड़ेगी, तुम्हारा पैसा जाएगा, पेमेंट्स एक्सपेंसेस, तो किस साइड लिखोगे, नेगेटिव साइड पे। बीओटी इज पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट, कौन बड़ा है, क्योंकि बीओपी के अंदर 4 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आ रही है, और बीओटी के तो अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, एक आ रही है, विजिबल आइटम आ रही है।
तो बड़ा कौन, बीओपी, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द बीओपी ऑफ द कंट्री। बीओटी इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड को और क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। क्या बोला जाता है, बीओटी का दूसरे नाम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। बुक का है, बुक नहीं, बीओटी इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। अब इसकी भी बात करें, ये भी क्या होता है, सरप्लस बीओटी है और डेफिसिट बीओटी। सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट किससे ज़्यादा होगा, इंपोर्ट से। तो सरप्लस कब होगा, व्हेन एक्सपोर्ट्स मोर गुड देन व्हाट इज इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट्स, तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस। और डेफिसिट कब होगा, व्हेन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सीड करेगा एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर क्या है, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो पैसा ज़्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बीओटी। अब सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओपी। तो दोनों के डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। और ये किस किस की बात करता है, इट इज़ द डेफिनेशन लिख दी जो भी जो पढ़ाई मैंने एज इट इज। बीओटी इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स, और इसके अंदर विजिबल भी है, इनविजिबल भी, यूटिलिटी ट्रांसफर्स भी और कैपिटल ट्रांसफर्स भी है। कैपिटल ट्रांजेक्शंस, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन कोई भी रिकॉर्ड नहीं होती इसके अंदर। इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं ना इसके अंदर, और इसके अंदर कैपिटल ट्रांसफर्स तो नहीं आते, सिर्फ कौन से आते हैं, गुड्स आते हैं। स्कोप की अगर हम बात करें, इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एज इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ बीओपी। तो ये छोटा है बीओटी है ना, और इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट क्योंकि बड़ा कौन है, बीओपी। अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी, अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। बहुत टाइम लगा के तुम लोगों को ये चीज़ समझाई थी, आज तुम्हारी दोबारा से बारी आ गई है इस चीज़ को समझाने की। अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। तो मैंने तुमको क्वेश्चन भी करवाया था, तुमसे बोला था एक एग्जाम्पल भी बना के दिखाओ, तुमसे एग्जाम्पल भी बनवाया था न्यूमेरिकल का। अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। बोलो, अब कौन बता सकते हैं। अनफेवरेबल बीओटी, अगर बीओटी में कोई नेगेटिव फिगर आई, नेगेटिव फिगर कब आएगी, व्हेन इज बीओटी अनफेवरेबल, व्हेन इज बीओटी अनफेवरेबल, व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। तो अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट विथ फेवरेबल बीओपी। मतलब ये मान लो सन हो गया और ये कौन हो गया, फादर, बड़ा। तो अगर बेटा सन को लॉस हो जाएगा तो कौन बियर कर सकता है, फादर। लेकिन कल को अगर फादर को लॉस हो गया तो कौन नहीं बियर कर सकता, सन उसको पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे एग्जाम्पल लो, जैसे मुकेश अंबानी वर्सेस उसका भाई कौन है, अनिल अंबानी। ठीक है, अनिल अंबानी, ए हो जाएगा ना, ए। तो यहाँ पे मुकेश एम ए होएगा नहीं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा है कौन छोटा है इनमें, मुकेश अंबानी बड़ा है, तो इसको क्या नाम देंगे, बीओ पी। और ये कौन है, बीओ टी। भाई अनिल अंबानी को अगर कल को लॉस हो जाता है तो ये तो क्या कर सकता है, उसके लॉस को कवर अप कर सकता है, पे कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो गया अनिल अंबानी से। और कल को अगर मुकेश अंबानी को लॉस हो गया तो उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि अनिल अंबानी उसको क्या कर सके, पे कर सके। ध्यान से, क्योंकि बड़ा क्या है, देखो बड़ी चीज़ क्या है, बड़ी ट्रांजेक्शन क्या है, बीओपी। बीओपी है बड़ा। कल को अगर इसका लॉस होता है तो उस लॉस को तुम किससे कवर नहीं कर सकते, बीओटी से नहीं कवर कर सकते, क्योंकि अगर बीओपी में लॉस हो गया तो चार चीज़ों में लॉस हुआ। और इसमें लॉस होने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़, मतलब विजिबल आइटम्स में। इसमें चार आइटम्स के अंदर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तब कवर अप नहीं कर पाओगे। लेकिन कल को अगर बीओटी में लॉस हुआ, एक ही चीज़ में लॉस हुआ ना, एक ही चीज़ में लॉस हुआ,
ठीक है, किसमें? विजिबल गुड्स के अंदर। बाकी चीज़ों के अंदर तो क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है। बाकी चीज़ों में क्या हो सकता है? प्रॉफिट्स। अब कौन कौन सी है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, इनविजिबल आइटम्स है, कैपिटल ट्रांसफर्स है। उनके अंदर अगर प्रॉफिट हुआ और विजिबल गुड्स के अंदर लॉस हुआ, फिर भी हमारा बीओपी क्या रह सकता है? फेवरेबल रह सकता है। एग्जाम्पल ले लो, जो विजिबल गुड्स है, विजिबल गुड्स, उससे हमारा नेगेटिव वैल्यू आई 100 करोड़। इनविजिबल गुड्स की अगर मैं बात करूँ, किसकी? इनविजिबल गुड्स, उसमें 50 करोड़ हमारा फेवरेबल था। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की अगर मैं बात करूँ तो 100 करोड़ फेवरेबल। और अगर मैं उसकी बात करूँ कैपिटल ट्रांसफर्स, तो यहाँ पे भी मान लो कि फिर दोबारा से 80 करोड़ रुपीज़ आ गया। टोटल अगर मैं देखूँ तो क्या आया? 150 प्लस 100 250, और ये कितना? 80। कितना हो गया? 330। 330 में से 100 माइनस करा, कितना आया? 230 करोड़। तो ये क्या है आपका? ये टोटल क्या आ गया? बीओ बीओपी। तो बीओपी क्या है? फेवरेबल। हालांकि अगर आप ये देखो विजिबल गुड्स, ये क्या है? बीओटी। बीओटी तो क्या है? अनफेवरेबल। ये तो क्या है? नेगेटिव। लेकिन इसके नेगेटिव होने के बावजूद बीओपी क्या आ रहा है? फेवरेबल। ठीक है, तो कोई न्यूमेरिकल वगैरह इसके ऊपर आता नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बीओटी छोटा है, बीओटी का लॉस होता है तो बीओपी उसको पूरा कर देगा। लेकिन कल को बीओपी को लॉस हो गया तो उसका लॉस बीओटी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी? कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज अकाउंट्स इन डिटेल। तो व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज करंट अकाउंट, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं ध्यान से। करंट अकाउंट क्या होता है? ये सारी डेफिनेशंस जो है ना, इसको बाय हार्ट वर्ड बाय वर्ड लर्न करना चाहिए। डेफिनेशंस को मैं हर चीज़ को नहीं बोलता, लेकिन जो डेफिनेशंस है, जो बोल्ड ब्लैक से जो लिखी है, उसको वर्ड बाय वर्ड आपको क्या करना है? लर्न करना। मार्क्स मिलेंगे उस चीज़ के अच्छे। करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? इट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स। कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा सर? एक्सपोर्ट्स की ट्रांजेक्शन्स को और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स भी आई, सर्विसेज आई, मतलब विजिबल भी आया और इनविजिबल भी आया, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? कैपिटल ट्रांसफर्स नहीं आया। गुड्स भी आया, सर्विसेज भी आया, तो विजिबल भी आ गया, इनविजिबल भी आ गया, और कौन आ गया? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो कैपिटल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड नहीं करता कौन? करंट अकाउंट। एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड करेगा, इंपोर्ट को भी रिकॉर्ड करेगा, गुड्स की और सर्विसेज की। करंट अकाउंट कंटेन्स द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिलेटिंग टू ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्या नहीं आया तुम्हारा? कैपिटल ट्रांसफर्स यहाँ पर नहीं आया। कंपोनेंट्स क्या है करंट अकाउंट के? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है सर, विजिबल आइटम्स में गुड्स तो आती है। द मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब विजिबल आइटम्स। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड पे क्या लिखोगे? नेगेटिव साइड पे मतलब डेबिट साइड पे। डेबिट साइड, डेबिट साइड पे क्या लिखा होता है? एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। डेबिट साइड पे क्या जाते हैं? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या है हमारे? इंपोर्ट्स। क्रेडिट साइड पे इनकम आता है ना, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस बोले तो इंपोर्ट्स। तो पेमेंट ऑफ इंपोर्ट इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड, बोले तो डेबिट साइड, एंड रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट इज शोन ऑन द पॉजिटिव साइड। एक्सपोर्ट करके जो पैसा आया वो किस साइड पे लिखा है? क्रेडिट साइड पे लिखा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। तो गुड्स की बात करें, सिर्फ गुड्स की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम्स की सिर्फ बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसकी भी बात करें, इसकी भी बात करें, इसकी भी बात करें तो क्या हो जाता है? करंट अकाउंट। और जब चारों की बात करें तो वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रेड बैलेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो ट्रेड डेफिसिट भी हो सकता है और ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है। गुड्स की अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ विजिबल गुड्स की बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ, डेफिसिट कब होएगा? एक्सेस ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स ओवर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, तो क्या होगा? डेफिसिट, सीधी सी बात है। और ट्रेड सरप्लस क्या होगा? जब एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट्स, तो वो क्या होएगा? सरप्लस। पैसा ज़्यादा होएगा ना हमारे पास, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा आ रहा है, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, पैसा कम जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास बच रहा है, तो वो क्या है? सरप्लस। तो इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर किसके अगेंस्ट? इंपोर्ट्स। और कौन सी आइटम्स की बात करोगे? सिर्फ विजिबल आइटम्स की।
तो अभी तो हमने सिर्फ किसकी बात करी, गुड्स। हालांकि अगर मैं बात करूँ करंट अकाउंट के अंदर गुड्स भी आती है, सर्विसेज भी आती है, और क्या आता है, यूनिटल ट्रांसफर्स। तो पहला कंपोनेंट हमने डिस्कस करा गुड्स का, दूसरा कंपोनेंट अब किसका डिस्कस कर रहे हैं, सर्विसेज का। सर्विसेज में क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज सच एज इनविजिबल आइटम्स सोल्ड एंड परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्विसेज की आपने क्या करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा, इंडिया के बंदे ने बाकी दूसरे कंट्री के किसी भी लोगों के साथ। पेमेंट्स आर इधर रिसीव्ड और मेड टू द अदर कंट्रीज फॉर यूज ऑफ दीज सर्विसेज। सर्विसेज आर जनरली तीन काइंड, देखो तीन तरह की सर्विसेज याद रखना, यहाँ पे टीचिंग सर्विसेज मत डाल देना। तीन सर्विस है, कौन सी, शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस। तो तीन सर्विसेज की बात हुई है, शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस। पेमेंट ऑफ दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड एंड रिसिप्ट ऑन द पॉजिटिव साइड। पैसा आएगा तो पॉजिटिव साइड बोले तो क्रेडिट साइड, पैसा गया तो नेगेटिव साइड बोले तो डेबिट साइड। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स तो आएंगे यहाँ पे वन वे ट्रांजेक्शन। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड क्या आते हैं, इसमें गिफ्ट्स आती है, डोनेशन आते हैं, पर्सनल रेमिटेंसेस आती है एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। दीज रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। वन वे है ना, टू वे क्या होता है, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आपको मुझे बदले में कुछ देना है, दिस इज टू वे ट्रांजेक्शन। वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या है, सिर्फ मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपको बदले में कुछ नहीं देना। Receipt of unilateral transfers from the rest of the world is shown on the credit side and unilateral transfers to the rest of the world on the debit side. किस पे लिखिए, क्रेडिट और पॉजिटिव साइड पे लिखिए। एंड पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल पेमेंट्स आर एंटर्ड एज डेबिट और अ नेगेटिव साइड। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट साइड इज द बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट। ये सब चीज़ें बताई ना अभी आपको। क्रेडिट साइड पे क्या आती है, पॉजिटिव आइटम्स, इनकम, और डेबिट साइड पे क्या आती है, नेगेटिव आइटम्स बोले तो पेमेंट। नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट जब आप करोगे तो बैलेंस किसका निकल के आ जाएगा, करंट अकाउंट का आ जाएगा। तो बैलेंस किसका निकल के आएगा, करंट अकाउंट का आपका बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी करंट अकाउंट सरप्लस CAS और करंट अकाउंट डेफिसिट CAD। अब आपको पता है सरप्लस का मतलब क्या है, क्या ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट। अराइजेज व्हेन द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, मतलब इनकम वाली साइड है किससे ज़्यादा, एक्सपेंस वाली साइड से। ठीक है, इनफ्लो वाली, पैसे जो इनफ्लो है दैट इज मोर देन पैसे का आउटफ्लो। इट इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या इंडिकेट कर रही है, नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के नेट नेट में मेरे पास पैसा आया कि पैसा गया, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ पैसा आएगा ही आएगा, हो सकता है कि इस साल इंडिया से पैसा गया हो, अपोजिट। ठीक है, इंडिया से हमने ज़्यादा इंपोर्ट करा हो, उन्होंने एक्सपोर्ट कम करा हो इंडिया से। ठीक है, CAS arises when the value of export of services and goods is more than the value of import of goods and services. So export is more than imports. CAS signifies that the nation is a lender to the rest of the world. CAS क्या signify करता है, nation is lender to the rest of the world. लाइन बहुत अच्छी है, कोई भी समझा दो मेरे को जल्दी से। CAS signifies that the nation is lender to the rest of the world. जाना है क्या हो? लाइन, अरे बोलो, अरे बैठ गए एकदम। CAS करंट अकाउंट सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट। तुम सामान उनसे ले रहे हो कि अपना सामान उनको दे रहे हो, तुम ज़्यादा दे रहे हो, तो तुमने क्या कर रखा है, अपना सामान दे रखा है कि ले रखा है, तो तुम लेंडर हो कि बोरोवर हो। तो CAS सिग्निफाइज दैट नेशन इज अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमसे लोग बाग सामान खरीद रहे हैं ज़्यादा, तो वी आर लेंडर, वी आर गिविंग। करंट अकाउंट डेफिसिट इसका अपोजिट, फटाफट से पढ़ लो, सेल्फ रीडिंग कर लो इसकी, तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर CAS पढ़ लिया जिसने समझ में आ गया, CAD तो खत्म हो जाएगा। डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स। क्या इंडिकेट कर रहा है, नेट आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन द import of goods and services.
इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या है, बोरोअर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, क्या क्या कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट के? विजिबल ट्रेड है, इनविजिबल है, यूनिटल ट्रांसफर्स है, और इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है। अब डेबिट आइटम्स कौन सी हो जाएगी? डेबिट आइटम्स कौन सी होगी? अगर आपने इंपोर्ट करा तो पैसा जाएगा, डेबिट साइड पे लिखोगे। इंपोर्ट करिए आपने सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या है? आपके पास बाहर से इंडिया में पैसे आए कि इंडिया से पैसे आपने भेजे? भेजे। ठीक है, अरे भेजे, ट्रांसफर पेमेंट्स भेजोगे ना, जब तो डेबिट साइड पे आएगा। इंडिया के मतलब इंडिया से पैसा जाना चाहिए बाहर की साइड, उसको क्या बोलेंगे? डेबिट साइड। तो इंपोर्ट करोगे तो हमारा पैसा जाएगा, इंपोर्ट करोगे सर्विसेज को पैसा जाएगा। और इनकम पेमेंट्स, यहाँ पे भी पैसा जाएगा, पेमेंट आ रहा है ना। और यहाँ पे रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स। ठीक है। और यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो जीता कौन है? एक्सपोर्ट जीता है, तो फिर भी क्या आएगा? पैसा आएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे भी नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज दे रही है ना हम, तो पैसे तो आएंगे ना, गुड्स दिए या सर्विसेज दिया, पैसा तो हमारे पास आएगा। अब बात करते हैं, करंट अकाउंट हमने सीखा, अब क्या सीखेंगे? कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट में क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोस ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनते रहना। कैपिटल अकाउंट किससे पैदा हुआ है? सबसे पहले देखना, कैपिटल रिसिप्ट से। किससे पैदा हुआ है? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या थी? रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, पैसे का इनफ्लो तो हो रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है? या तो किसी की लाइबिलिटी बढ़ रही है, पॉइंट नंबर वन, या फिर किस एसेट क्या हो रहा है हमारा? कम हो रहा है। मतलब या तो मैंने अपनी एक बिल्डिंग बेच दी, पैसे तो आए मेरे पास लेकिन मेरी एसेट चली गई, या फिर मैंने किसी से लोन ले लिया, पैसे तो आए लेकिन मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, कल को मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं या फिर लाइबिलिटीज कर रहे हैं, किस कौन कर रहा है? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कर रहा है, मतलब इंडिया का कोई बंदा किसके साथ कर रहा है? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो मैंने किसी यूएसए के बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 3 से 4% का उनका क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का। और हमारा कितना होता है? 14 से 15 से 16% पर्सनल लोन्स का। कहाँ 3-4% और कहाँ 15-16%। मतलब 3% तो क्या ही है। मतलब अगर तुमने, मान लो तुम आज अगर 1 लाख रुपए का आईफोन लेकर आए, यूएसए से तुमने लोन लिया 3% पर, पूरे साल में कितने पैसे देने यूएसए को इंटरेस्ट के? 3,000 बस। अब महीने महीने का डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो 3,000 डिवाइडेड बाय 12, हर महीने का कितना इंटरेस्ट देना है 1 लाख रुपए का? आएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 12, 250। मतलब 1 लाख रुपए को यूज करने की पूरा महीने कितनी कॉस्ट है? 250 रुपये बस। तो सर हम कर लेते हैं सर, आज ही जाते हैं वेबसाइट पे, देखते हैं यूएसए में कौन से बैंक का लोन उठाते हैं। ऐसे थोड़ी ना लोन मिलेगा, मोबाइल में वहाँ पे अकाउंट खुलता है। अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और बहुत सारी होती है, फिर वो पैसा अकाउंट में आएगा, फिर वो इंडियन बैंक में अकाउंट आएगा, अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी बहुत सारे, ऐसे थोड़ी ना, इतना ईजी थोड़ी था। और इसमें दिक्कत पता है क्या है? आज तुम वहाँ से पैसे लोगे तो गांधी जी आएंगे कि डॉलर्स आएंगे? वो तो डॉलर्स देंगे। और तुम्हारा फिर उसको तुम बैंक से किस में कन्वर्ट करवाओगे? इंडियन रुपीज़ में। अब ध्यान से देखना, आज जो $1 का रेट है वो कितना है? कल को अगर $1 का रेट हो गया, ध्यान से सुनते रहना, तुमने बोला 5 साल के बाद पैसा वापस देंगे, हो सकता है ना रेट कितना हो जाए? रेट कितना हो जाए? 90। अब तुम उसको रुपए में पैसे वापस करोगे कि डॉलर्स में? लेकर किस में आए थे? डॉलर्स। तो वापस भी किस में करना है? डॉलर्स में। तुमने सोचो, तुमने अगर बोरिंग करी 1 लाख डॉलर्स की, कितने? 1 लाख डॉलर्स। तो 1 लाख डॉलर्स उस टाइम में कितने पैसे हो गए? 79 लाख रुपीज। आज तुमको 79 लाख रुपीज वापस करना है कि $1 वापस करना है? 1 लाख डॉलर। 1 लाख डॉलर वापस करना है। और आज 1 लाख डॉलर का मतलब क्या है इंडियन रुपीज के हिसाब से? 90 लाख। मतलब लेकर कितना आए थे? 79 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, और आज वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 90 लाख। जो इंटरेस्ट है वो तो है ही है। ये तो क्या होता है, इसको पता है क्या बोलते हैं? एक्सचेंज डिफरेंस का लॉस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज डिफरेंस लॉस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज डिफरेंस लॉस। इसकी भी अकाउंटिंग होती है बहुत भयंकर। मतलब जो 79 की जो चीज़ थी, तुम्हारी जेब से पहले कितने पैसे जा रहे थे $1 देने के लिए? 79। आज कितने पैसे देकर आ रहे हो? 90 रुपये एक ही डॉलर के लिए।
तो वो तो डॉलर्स में पैसे वापस लेगा ना, उसने $1 दिया और इसको क्या चाहिए, $1। लेकिन आज डॉलर की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। उसको इससे क्या मतलब, उसको कोई मतलब नहीं है इससे, उसको तो $1 चाहिए। हाँ, तो उस दिन का जो रेट जो चल रहा होगा उस हिसाब से वो पैसे लेगा, क्योंकि तुम उसको पैसे दोगे तो उसी दिन के हिसाब से तो कन्वर्ट करवाओगे। तुम पैसे देने के लिए निकले तो पहले तुम अपने गांधी जी को किस में कन्वर्ट करवाओगे, डॉलर्स में। तो तुम्हें कितने चाहिए, $1 लाख। तो रेट क्या है, 90। तो तुम्हें कितने चाहिए, 90 लाख। जबकि तुम वही $1 लाख कितने में लेकर आए थे, 79 lakhs में। ठीक है, तो ये चीज़ का भी जो है ना क्या होता है, खतरा। दिस इज ऑल्सो डेंजर। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब ये कम भी हो सकता है, अगर ये बाई चांस 79 से किस पे आ जाए, 70, इंडिया की सिचुएशन बहुत अच्छी होगी तो बल्ले बल्ले। 79 लाख रुपीज देकर $1 लाख लाए थे, आज 70 लाख रुपए देकर क्या $1 लाख तुम पे कर दोगे, वहां पे तुम्हें 9 लाख का फायदा हो गया। इंटरेस्ट तो जो देना है वो तो देना ही है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंसेस। एक्सचेंज रेट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बोले तो, एक्सचेंज रेट का मतलब कि आज जो $1 है उसकी कीमत क्या है, 79। दिस इज नोन एज एक्सचेंज रेट, कि अगर मैं रुपये को एक्सचेंज करवाऊँ डॉलर्स में तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause a change in the assets or liabilities of the resident of the country or its government, which cause a change in the assets or liabilities of the resident of the country or its government। तो चेंज किस में आएगा, एसेट्स के अंदर और लाइबिलिटीज के अंदर। कौन सी, क्योंकि कौन सी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगी, कैपिटल, कैपिटल की। और कैपिटल में चेंज किसका आता है, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का। इट is related to the claims and liabilities of the financial nature. Capital account is used to finance deficit in current account, absorb surplus of the current account। अब ये देखो, कैपिटल अकाउंट को किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, फाइनेंस डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट के अंदर क्या आ गया, डेफिसिट, तो उसको किससे पूरा कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट से। मतलब डेफिसिट आ गया, लॉस। डेफिसिट का मतलब क्या है, लॉस। लॉस को पूरा कैसे करोगे, या तो अपनी एसेट को बेच दो, या फिर किसी से लोन लेकर जहाँ पे लॉस हुआ उसको पैसे दे दो। कल को अगर आपको लॉस हो गया तो क्या कर सकते हो, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेच के उस लॉस को पूरा करोगे, या फिर बैंक से लोन लोगे और उस लॉस वाले को पैसे दे दोगे। होगा नहीं होगा। तो फाइनेंस डेफिसिट, फाइनेंस डेफिसिट इन कैपिटल नेचर, तो कैपिटल नेचर के इन करंट, तो करंट अकाउंट के अंदर जो फाइनेंस का जो डेफिसिट है उसको किससे पूरा करोगे, कैपिटल अकाउंट से। एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ द करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट में आपने सरप्लस करा, मतलब आपका एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट्स, आपका एक्सपोर्ट वाज मोर देन इम्पोर्ट्स, तो पैसे ही पैसा कमाया। अब पैसा कमाया तो क्या करोगे, अगर कोई लोन होगा तो उसकी पेमेंट कर दोगे, या फिर अगर कोई एसेट बेची होगी तो उसको खरीद लोगे, या एसेट में पैसे लगा दोगे, या फिर कोई अगर कोई लोन वोन चल रहा था उसको दे दोगे, तो खत्म हो जाएगा ना वो पैसा, एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। किसका पैसा, करंट अकाउंट का। तो करंट अकाउंट का पैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। सिंपल। ओके, चलो फिर बात करते हैं किसकी, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट आर बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरिंग्स एंड लेंडिंग, तो पैसा कहाँ से आएगा, कंपोनेंट्स बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो हमने बोरिंग करी है या फिर हमने पैसा दिया है टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो बोरिंग्स करनी तो लाइबिलिटी बढ़ेगी हमारी, लाइबिलिटी हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या तो इन्वेस्टमेंट इंडिया का बंदा कोई कर रहा है, या फिर बाहर का बंदा कोई इंडिया में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसे ही बोरिंग एंड लेंडिंग टू इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो कोई यहाँ पे किसी कंपनी ने क्या करी, बोरिंग करी, कहाँ से, किसी फॉरेन बैंक से करी, या फिर गवर्नमेंट से करी। रिसिप्ट्स ऑफ सच लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। repayment of such loan and repayment of loans by foreigners are recorded on the positive side। इसका क्या मतलब लाइन का, क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, receipt of such loans and repayment of loans by foreigners are recorded on the credit side।
लोन किसने किसको दिया है? बाहर से इंडिया में आया है लोन, कि इंडिया से बाहर लोन गया है? इंडिया से बाहर गया। तो इंडिया के किसी बैंक ने मिस्टर जॉन को क्या दिया है? लोन दिया। मिस्टर जॉन कहाँ के? यूएसए के। तो मिस्टर जॉन, उन्होंने क्या लिया है? लोन लिया है इंडिया से। तो रिसिप्ट ऑफ सच लोन, पैसे आएंगे, एंड रीपेमेंट ऑफ सच लोन बाय द फॉरनर्स। फॉरनर उस लोन को क्या करेगा? रीपेमेंट करेगा, पैसे चुकाएगा आपने, तो इंडिया के पास क्या आएगा? पैसा आएगा ना। उसको हम किसके साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पर। सीधी सी बात, बीओपी के क्रेडिट साइड पर। और ट्रांजेक्शन ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। लेंडिंग अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड एज द नेगेटिव और डेबिट साइड। तो हम रीपेमेंट कर रहे हैं लोन्स की, किसको? टू अब्रॉड। टू अब्रॉड, हम पैसा दे रहे हैं अब, क्योंकि हमने उनसे लोन लिया था। तो किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे, क्योंकि तुम्हारा पैसा अब जा रहा है। वर्ड कौन सा आया? टू। तो यू आर पेइंग टू अब्रॉड। तुम क्यों पेमेंट कर रहे हो? क्योंकि तुमने लोन लिया था बाहर से। किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड। ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, सेम। इन्वेस्टमेंट बाय द बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो बाहर का मिस्टर जॉन ने, उसने किसकी कंपनी में पैसे लगाए? इंडियन कंपनी में पैसे लगाए। इसको किस में रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड। इंडियन कंपनी के पास तो पैसे आए ना मिस्टर जॉन से, किस साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे। एज दे ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, भाई पैसा आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट इन द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ फेसबुक की कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, तो पैसा किसके पास जा रहा है? मेरे पास के फेसबुक कंपनी के पास। फेसबुक कंपनी के पास, तो इंडिया से तो पैसा गया ना, तो किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड पे लिख। ठीक है। अब ये थोड़ी सी चीज़ पढ़ लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले तो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आपने परचेज करी है एसेट, और उसका आपके ऊपर क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल है। आप चाहे तो उसको बेचो, चाहे जो मर्जी करो, आपके पास क्या है? उसका कंट्रोल है टू द परचेजर ऑफ द एसेट। उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी, डायरेक्ट आपने क्या करा? इन्वेस्टमेंट परचेज करी। मतलब आपने यहाँ पर बैठे हुए यूएसए के अंदर एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी, सीधा डायरेक्ट, विदाउट किसी इंटरमीडिएटरी, कोई बीच में कोई ब्रोकर वोकर कुछ नहीं था। डायरेक्ट आपने क्या करी? जो भी जो बेच रहा था उससे अपने वो प्रॉपर्टी, अब आप उसको चाहे बेचो चाहे उसको बनाओ, जो मर्जी करो, सारा कंट्रोल किसका है? आपका। 100% किसका कंट्रोल है? आप लोगों का। उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट सच दैट इज डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, किसके ऊपर? एसेट के ऊपर, टू द परचेजर। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपने शेयर्स को परचेज करा, तुमने कंपनी को पैसे दिए, क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है क्या कंपनी के ऊपर? अरे ना जी ना। कंपनी जो मर्जी चाहे तुम्हारे पैसे के साथ करे, तुम्हारा कंट्रोल है? नहीं। एसेट तो है शेयर, हमने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट बोले तो एसेट तो है हमारा, लेकिन हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। लेकिन आज तुमने शास्त्री नगर के अंदर एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, अब तुम उसको बनाना चाहते हो, बेचना चाहते हो, सारा कंट्रोल किसका? तुम्हारा। तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स को पोर्टफोलियो, सारा कंट्रोल सामने। ठीक है। चलो आज यहाँ पे इस चैप्टर को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यू कर देंगे, और इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिनिश भी कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, आधी क्लास में फिर नया चैप्टर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन की बुक लेके आना, इंडियन वाला चैप्टर कोई नया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।